हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता हेयर एंड वेलकम टू वन क्लासेज। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर के अंदर हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं? सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं और कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल हैं। कुछ सूक्ष्मजीवों की इमेज भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो इस चैप्टर में आपके 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेटिव और नाइट्रोजन साइकिल। ये 3 टॉपिक आपके शेष हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? देखो, आप जब किसी शादी या पार्टी में जाते हैं, आपके फ्रेंड की शादी होती है, आप उसकी शादी में जाते हैं, वहाँ पर आप अच्छे अच्छे फूड खाते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन आपको खाने को मिलते हैं। तो वो शादी के अंदर जाके जब आप घर वापस आते हो तो आपको वॉमिट होने लगती है, उल्टी होने लगती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब ये क्या, हम तो शादी में गए थे, इतनी अच्छी अच्छी स्वीट्स खाई थी, इतना अच्छा खाना खाया था, तो हमें फूड पॉइजनिंग कैसे हो गया? वो इतना अच्छा फूड अचानक से पॉइजन में कैसे कन्वर्ट हो गया? हम सोच में पड़ जाते हैं। अब वो फूड पॉइजन में कैसे कन्वर्ट हुआ है? यानी शादी के अंदर क्या होता है, जो भी खाना होता है वो या तो 5-6 घंटे पहले का बनाया हुआ होता है या हो सकता है वो 1 दिन पहले का बनाया हुआ हो। तो उस भोजन के अंदर क्या होता है, कई बार खुला पड़े रहने की वजह से या काफ़ी टाइम पहले बनाया हुआ होने की वजह से उसके अंदर कुछ प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनके अंदर कुछ ऐसे विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। और उस फूड को जब अपन खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, वो फूड पॉइजन का काम करेगा, यानी वो जहर बन जाएगा। हमें उल्टी होने लगेगी, लूज मोशन होने लगेंगे, चक्कर आने लगेंगे और अंत में बुखार भी आने लगेगा। और कई बार तो ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो ये हमारे लिए कई बार बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे भोजन के अंदर कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? फूड पॉइजनिंग कहेंगे। देखिए, भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति खाद्य विषाक्तन का शिकार हो जाता है। अब ये जो खाद्य विषाक्तन है, फूड पॉइजनिंग है, इसके लक्षण क्या है? उल्टी होना, दस्त होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, बुखार होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ समय पहले का पड़ा हुआ बासी भोजन नहीं करना चाहिए, हमें ताजा बना हुआ भोजन ही करना चाहिए। ये तो है फूड पॉइजनिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके आता है फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड जो है उसका हम प्रिजर्वेटिव कैसे करते हैं, फूड को कैसे परिरक्षित करते हैं। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमने अनाज निकाला था, क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर हमने अनाज निकाला था, उसको लास्ट में क्या किया था? स्टोर किया था। तो उस अनाज को हमने स्टोर किया था घर में। जब हम छोटे पैमाने पे उसको स्टोर करते हैं तो घर के अंदर डब्बों में स्टोर करते हैं, तो उसमें कुछ केमिकल वाली टेबलेट्स डालते हैं, या फिर बड़े पैमाने पर उसको हम स्टोर करते हैं तो बड़े साइलोज में हमने स्टोर किया था या फिर जूट के बैग्स में स्टोर किया था। वो तो हुई अनाज की बात, सूखे अनाज की बात। यहां पर हम बात करेंगे फूड की, खाद्य परिरक्षण, यानी फूड को, यानी पके हुए भोजन को हमें कैसे प्रिजर्व करना है, उसको कैसे हमें खराब होने से बचाना है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जैसे सुबह हमने खाना बनाया तो सुबह की सब्जी यदि शाम तक पड़ी रह जाए तो वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। जैसे हम फ्रूट्स लेकर आते हैं, जैसे आम लेकर आए मार्केट से, तो वो आम यदि 2-3 दिन तक पड़े रहेंगे तो बाद में वो खाने लायक नहीं रहते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को खराब होने से बचाने के लिए हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे ये खराब नहीं हो? कौन से ऐसे प्रिजर्वेटिव हमें उनमें डालने चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम कर सकते हैं? जैसे नमक है, शुगर है, ऑयल है, सिरका, एसिटिक एसिड, ये सब जो है वो एक परिरक्षक का काम करते हैं खाद्य पदार्थों के लिए। तो देख लेते हैं खाद्य परिरक्षण। सूक्ष्म जीवों से खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए जिन रसायनों का या अन्य पदार्थों का, अन्य पदार्थ जैसे नमक, तेल, चीनी, ये सब
इनका उपयोग किया जाता है, इन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए जिन रसायनों का या फिर नमक, तेल, सिरका, इन सब का यूज किया जाएगा, इन्हें हम क्या कहेंगे? परिरक्षक कहेंगे। अब खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए कौन कौन से रसायनों का यूज किया जाता है? 2 रसायन आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से रासायनिक परिरक्षक हैं जिनका उपयोग हम खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं। तो आपको ये दोनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या करते हैं? जैम है, जेली है या स्क्वैश है, इनके लिए परिरक्षण में काम में आते हैं। दूसरा बात करते हैं नमक की। तो नमक हमारे लिए कैसे प्रिजर्वेटिव का काम करता है? जैसे हमें पता है कि जो अचार होता है वो अचार हमारे घर में 6 महीने तक या 1 साल तक भी वो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं, नमक, तेल और सिरका। जो हम मार्केट से अचार लेके आते हैं, जो कांच के जार में आता है, आपने देखा होगा कि वो जो अचार का डब्बा होता है वो ऊपर से पूरा तेल से कवर रहता है। क्यों? क्योंकि तेल उसके अंदर ऊपर से कवर रहेगा तो वो खराब नहीं होगा, वो प्रिजर्व रहेगा। तो नमक जो है उसका यूज किया जाता है मांस, मछली, आंवला, इमली और अचार के परिरक्षण में, ठीक है। फिर देखिए मांस और मछली, इनके ऊपर क्या किया जाता है? नमक की एक लेयर लगा दी जाती है जिससे इनके अंदर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं। फिर देखिए चीनी का यूज परिरक्षण में कैसे करते हैं? जो जैम आता है, फ्रूट जैम आता है, जेली आती है, उनके परिरक्षण में चीनी का यूज किया जाता है। तो जैम और जेली, इनके ऊपर क्या किया जाता है? चीनी की एक कोटिंग कर दी जाती है, एक लेयर लगा दी जाती है, यानी इसमें चीनी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी कम हो जाती है। जो चीनी है वो क्या करती है? जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी नमी को सोख लेती है, यानी उनकी नमी कम हो जाती है, जिससे उसमें सूक्ष्म जीव आसानी से नहीं ग्रो कर पाते हैं। फिर देखिए तेल व सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। तो सिरका यहां पर क्या है? सिरका आगे आपके चैप्टर में आएगा, एसिटिक अम्ल, इसको अपन क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। तो एसिटिक अम्ल और तेल, इसका यूज किया जाता है अचार को परिरक्षित करने के लिए। उसके बाद देखिए जो भी खाद्य पदार्थ हैं, आपने देखा होगा कि हम घर में चीजों को खराब होने से बचाने के लिए उनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और इतने कम टेम्परेचर पे सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हम सप्ताह भर के फ्रूट लेके आते हैं या फिर वेजिटेबल्स लेके आते हैं, उनको हम फ्रिज में स्टोर करते हैं क्योंकि वो उसके अंदर खराब नहीं होते हैं। जो भी बचा हुआ हमारा खाना है वो भी हम फ्रिज के अंदर स्टोर करते हैं, तो वो भी उसमें क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है और वो खराब नहीं होता है। तो चीजों को ठंडा करके और उनको गर्म करके, अब गर्म करके कैसे करेंगे? जैसे आपने अपनी मदर को घर पे देखा होगा कि वो जो दूध है उसको बॉईल करते हैं। दूध को बॉईल क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम दूध को बॉईल करेंगे तो दूध के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे तो दूध हमारा खराब नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि एक दिन में 2 से 3 बार दूध को गर्म किया जाता है ताकि वो खराब नहीं हो, उसके अंदर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करे। तो खाद्य पदार्थों को, चीजों को गर्म करके और उनको ठंडा करके भी परिरक्षित किया जाता है, उन्हें खराब होने से बचाया जाता है। देखिए खाद्य पदार्थों को गर्म व ठंडा करके भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, जैसे दूध को उबाल कर रखा जाता है और कुछ खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। फिर देखिए पाश्चरीकरण, यानी जो दूध पैकिंग में आता है, जो हम थैलियां लेकर आते हैं दूध की, वो दूध आसानी से खराब नहीं होता है। वाई? क्यों? वो दूध क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि वो दूध क्या होता है? पाश्चरीकृत दूध होता है। अब ये पाश्चरीकृत दूध कौन सा होता है? पाश्चरीकरण क्या होता है कि दूध को बॉईल किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, और फिर उसको फटाफट से ठंडा किया जाता है। उसको गर्म करके फिर उसको फटाफट से ठंडा करेंगे। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? पाश्चरीकरण कहलाती है। क्लियर? तो पाश्चरीकरण जो किया हुआ दूध होता है वो आसानी से खराब नहीं होता है। तो
पाश्चरीकृत दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। अब ये जो पाश्चरीकरण है, इस पाश्चरीकरण की खोज सबसे पहले किसने की थी? पाश्चरीकरण की खोज करी थी सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, लुई पाश्चर, और इन्हीं वैज्ञानिक के नाम के आधार पर पाश्चरीकरण नाम रखा गया था। ठीक है, तो ये है आपके फूड पॉइजनिंग और खाद्य परिरक्षण। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस चैप्टर के अंदर आपके एक लास्ट टॉपिक बचा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन साइकिल, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप स्टडी।